हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। और उसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस टॉपिक से पहले का मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में समझा दिया है, जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। तो वो आपको अगर देखना है तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। सो अभी हम आते हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरफ। लाइट के जो पार्टिकल हैं, लाइट के पार्टिकल नेचर में साइंटिस्ट को एक कश्मकश में यानी एक डायलेमा में डाल दिया था कि एक तरफ तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन कर रहा है। एक तरफ तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये लाइट के वेव बिहेवियर पर कंपैटिबल नहीं हो रहा था, जिसमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की फिनोमिना को दिया गया था। आपको मैंने जो अभी पीछे लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि ये वेव बिहेवियर को किस तरीके से शो करता है इन द फॉर्म ऑफ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर केवल एक ही तरीका था जो साइंटिस्ट जिस डायलेमा में थे, जिससे इस दुविधा को या इस कश्मकश को सॉल्व किया जा सके, वो ये था कि लाइट में वेव और पार्टिकल दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वेव की भी होती हैं और पार्टिकल की भी, दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका मतलब है कि लाइट हैज़ ड्यूअल बिहेवियर। तो लाइट का क्या है कि ड्यूअल बिहेवियर है। अब इन एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए हमने ये पाया कि लाइट या तो वेव की तरह या एज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पे जो ये पैराग्राफ है, इसमें अभी इस चीज़ों को मैं यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो ये एक्सपेरिमेंट्स थे जो पीछे हमने देखे, तो उनमें बेसिकली हमने ये पाया कि जो लाइट है वो या तो वेव की तरह बिहेव करेगी या फिर वो एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की तरह से बिहेव करेगी। जब भी रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तब ये पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ शो करेगा इन कंट्रास्ट ऑफ वेव लाइक प्रॉपर्टीज़। और जो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी? वो थी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ये जो कॉन्सेप्ट है साइंटिस्ट के लिए बिल्कुल ही नया था, जो कि पहले के जो साइंटिस्ट थे जो बिलीव करते थे कि मैटर और रेडिएशन के लिए कि ये एक वेव की तरह बिहेव करता है, बट इस कॉन्सेप्ट ने उन्हें एक नया टर्निंग पॉइंट दिया। और वो जो नया टर्निंग पॉइंट था वो ये है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन भी वेव पार्टिकल डुअलिटी को एग्जिबिट करते हैं। बाकी का आप इस चैप्टर में अभी आगे देखोगे। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये जो न्यूमेरिकल्स अभी आप देख रहे हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था और आपको ये बोला था कि आपको ये करने हैं, और अगर इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम है या डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अभी हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें ये कहा है कि लाइट की स्पीड उस मीडियम के नेचर पर डिपेंड करती है जहाँ से होकर ये पास होती है। अलग अलग मीडियम जैसे कि गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है या वैक्यूम है, जब भी कोई भी बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये रिफ्रैक्ट हो जाती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो आपने क्लास 10th में लाइट का चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा। रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या बताया था? जैसे आप कोई भी स्पून पानी में रखते हो, किसी भी ग्लास ऑफ वाटर में, ट्रांसपेरेंट जो कांच का हो, तो आप देखोगे स्पून थोड़ा अलग दिखने लगती है। ये जो प्रोसेस है ये रिफ्रैक्शन की होती है, क्योंकि जो लाइट है वो जब एक मीडियम से ट्रैवल करके जाएगी दूसरे मीडियम में तो वो बैंड हो जाएगी। जो रिफ्रैक्शन है तो उसमें क्या है कि जो लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। तो ये पाया गया कि जब कोई भी वाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास कराई जाती है, कोई भी जो वाइट लाइट होगी प्रिज्म से पास कराई जाएगी, तो उसमें से विबग्योर के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट कलर की लाइट निकलती हैं, उनमें जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है वो सबसे ज़्यादा बैंड होती है।
और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे कम बैंड होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा बैंड होगी, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे कम बैंड होगी। यानी अपोजिट हो रहा है, वेवलेंथ ज़्यादा तो कम बैंडिंग, वेवलेंथ कम तो बैंडिंग ज़्यादा। वो जो सबसे इसका मतलब है कि ऑर्डिनरी जो वाइट लाइट है उसमें विजिबल स्पेक्ट्रम में सभी वेव लाइट की वेव होती है। ऑर्डिनरी वाइट लाइट में जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें जो सभी वेव लेंथ है अलग अलग होती है। तो जो ए रे ऑफ वाइट लाइट इज स्प्रेड आउट इनटू ए सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो भी भाई आपने जो ये कलर्स देखते हैं, देखो जैसे इसमें आप देखो, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि इसमें जो एक वाइट लाइट की जो रे थी, अभी हमने प्रिज्म से पास कराई थी, तो वो बेसिकली विबग्योर के पैटर्न में आई थी। तो देखो एक सीरीज जिसमें सारे के सारे कलर के बैंड्स दिए हुए हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो हम इसको ऐसे करके बोलेंगे, ए रे ऑफ वाइट लाइट इज स्प्रेड आउट इनटू ए सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड कॉल्ड स्पेक्ट्रम। सो लाइट ऑफ रेड कलर जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम डेविएट होगी, और जबकि वॉयलेट कलर जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होगी। सो अगर हम स्पेक्ट्रम में देखें तो विबग्योर के पैटर्न में चलें तो वॉयलेट कलर सबसे, लेकिन दोनों की ही वेवलेंथ हमारे पास अलग अलग है। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ हमारे पास 750 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज़ है, जबकि रेड कलर की वेवलेंथ हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज़ है। तो जिसमें वॉयलेट से रेड तक सभी कलर की वेवलेंथ की लाइट बैंड होते हुए दिखती हैं उसे हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो देखो ये बिल्कुल जैसा कि रेनबो होता है ना स्काई में, सेम उसी की तरह ही होता है। अभी ये बात ये आपको याद रखनी है कि विजिबल लाइट में एक बहुत ही छोटा पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर पर पड़ता है या इंटरेक्ट करता है तो एटम और मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि विजिबल लाइट में बहुत ही कम होता है, जब ये मैटर पर पड़ता है या मैटर के साथ इंटरेक्शन करेगा तो ये एटम और मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हायर एनर्जी स्टेट तक पहुंच जाते हैं। हायर एनर्जी में एटम या मॉलिक्यूल अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं। जब ये वापस लोअर एनर्जी या स्टेबल फॉर्म में आते हैं तो ये रेडिएशन को इमिट कर देते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के वेरियस रीजन में ये इस रेडिएशन को इमिट कर देते हैं। अब हम आते हैं इस टॉपिक पर इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की तरफ। तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हम ये जानेंगे कि बेसिकली ये ठीक है स्पेक्ट्रा है, बट इनमें डिफरेंस क्या है और ये बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम है इसको कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाले सब्सटेंस के थ्रू जो भी रेडिएशन इमिट होगी उससे बनने वाले स्पेक्ट्रम को इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाले सब्सटेंस हैं उनके थ्रू जो भी रेडिएशन इमिट होगी उससे बनने वाले स्पेक्ट्रम को इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। जो स्पेक्ट्रम है, ये जो स्पेक्ट्रम है ऑफ रेडिएशन, दिस इट विल बी इमिटेड बाय ए सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एन इमिशन स्पेक्ट्रम। सो एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन्हें एक्साइटेड एटम या एक्साइटेड मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो इनको एक्साइटेड एटम बोला या एक्साइटेड मॉलिक्यूल बोला, और उनकी इस स्टेज को एक्साइटेड स्टेज बोलते हैं। एक इमिशन स्पेक्ट्रम को बनाने के लिए एक ऐसे सैंपल को
एनर्जी या हीट दी जाती है जो कि रेडिएशन को इमिट करे। हमने कोई भी एक सैंपल ले लिया और उस सैंपल को वाइट लाइट के रास्ते में यहाँ पे पाथ में रख दिया, जैसे वाइट लाइट आ रही है यहाँ पे इस सैंपल को रख दिया। तो ये क्या है, बट सैंपल की जो स्पेशलिटी है वो क्या है, ये इसकी जो रेडिएशन है उसको इमिट करेगा। सो जैसे ही इस सैंपल ने एब्जॉर्ब एनर्जी को इमिट किया तो क्या किया, इसका उन्होंने रिकॉर्डिंग कर लिया। अभी हम इस वाले पैराग्राफ पर हैं। तो देखो पहले के टाइम में फोटोग्राफ के नेगेटिव चलते थे, आपने देखे भी होंगे ना, ब्लैक एंड वाइट होते हैं, उनसे फ़ोटो डेवलप करते थे। तो उसमें क्या था, फोटोग्राफर उन नेगेटिव की हेल्प से फ़ोटोज़ डेवलप कर लेते थे। अभी आजकल थोड़ा सा अलग हो गया है। सो एब्जॉर्प्शन, कोई भी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो एक इमिशन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफिक नेगेटिव की तरीके से है। एक कंटिन्यूस रेडिएशन एक ऐसे सैंपल से पास कराया गया जो कि सर्टेन वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कुछ कलर की वेवलेंथ जो है यहाँ पर मिसिंग है। देखो जैसे इस वाले डायग्राम पे में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सैंपल रखा बीच में और यहाँ से इससे पास कराया, तो यहाँ पे देखो कुछ कलर की जो वेवलेंथ है वो यहाँ से क्या है, मिसिंग है, जो कि मैटर के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली गई है। जो मैटर बीच में रखा गया है ना, इसके थ्रू एब्जॉर्ब कर ली गई है। और उस मिसिंग वेवलेंथ की जगह पर डार्क कलर, जो आपको ये ब्लैक कलर के बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये डार्क कलर के बैंड्स यहाँ पर आ गए हैं। सो ब्राइट लाइट जो यहाँ आनी थी उसकी जगह पर डार्क लाइंस आ गई हैं। सो इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पर बुक में, ठीक है। सो जो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा, ऊपर के जो पैराग्राफ्स हैं उनमें हमने पढ़ा कि विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है सभी वेवलेंथ में रेड से वॉयलेट तक एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है। इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम अगर गैस फेज में देखें तो रेड से वॉयलेट तक की वेवलेंथ एक कंटिन्यूस फॉर्म में स्प्रेड नहीं हो रही थी, वहाँ कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट ही इमिट हो रही थी। वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक फॉर्म की लाइट ही इमिट हो रही थी और जो कलर की वेवलेंथ नहीं इमिट हो रही थी वहाँ डार्क कलर दिखाई दिया। देखो जैसे यहाँ पे दिखाया ना, जिस कलर की नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पे डार्क कलर दिखाई दे रहा है। इसका मीन्स कि कुछ वेवलेंथ इमिट हो रही है, कुछ वेवलेंथ यहाँ पे बाहर निकल रही है और कुछ क्या है, कुछ एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हम इन दोनों को देखें, ठीक है, तो जो कलर दिखाई दे रहे हैं उनके बीच में डार्क कलर का स्पेस है। ऐसे स्पेक्ट्रा को लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, क्योंकि जो रेडिएशन इमिट हो रहा है उसको स्पेक्ट्रा में ब्राइट लाइन की अपीयरेंस के थ्रू देखा गया। जो भी रेडिएशन इमिट हुआ उसको स्पेक्ट्रा में ब्राइट लाइन की फॉर्म में हमने देखा। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की स्टडी में लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ईच एलिमेंट हैज़ ए यूनिक लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। सभी एलिमेंट्स का अपना एक यूनिक ही लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, ऐसा हमने उसमें देखा। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा की ये जो करेक्टरिस्टिक लाइंस हैं इनको केमिकल एनालिसिस में भी यूज़ करते हैं। केमिकल एनालिसिस अननोन एटम को उसी सेम वे में आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि हम फिंगरप्रिंट्स में अभी हम देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट पे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो जो फिंगरप्रिंट्स की अभी हम बात कर रहे थे कि जो केमिकल एनालाइज है वो अननोन एटम को उसी सेम वे में क्या है कि आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होगा, जैसे कि फिंगरप्रिंट में। तो फिंगरप्रिंट जो है दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पीपल।
सो इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम की लाइन का एकदम एग्जैक्ट मैचिंग किसी भी नॉन एलिमेंट की लाइन स्पेक्ट्रम के साथ किया जा सकता है। तो एक नॉन और एक अननोन का लाइन स्पेक्ट्रम मैचिंग से क्विकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना। तो जो एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट बर्नर, इन्होंने 1811 से 1899 के बीच में इस बात को बताया। उन्होंने बताया कि ये जो सबसे पहली बार इन्वेस्टिगेशन ही उन्होंने बेसिकली फिंगरप्रिंट्स की जो बात है उन्होंने बताई थी कि एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में लाइन स्पेक्ट्रा को हम यूज़ कर सकते हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ एलिमेंट जैसे कि रूबिडियम, जैसे कि सीजियम, जैसे कि थैलियम, इंडियम, गैलियम और स्कैंडियम, ये जो एलिमेंट्स हैं ये डिस्कवर ही तब हुए जब इनके मिनरल्स को स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड के थ्रू एनालाइज किया गया। और एलिमेंट्स जैसे हीलियम को सन में डिस्कवर किया गया, वो भी इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड से किया गया। ये पढ़ा अभी आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा और इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो कि इसकी कैटेगरी में आता है। और इसके साथ साथ अभी आपने इस वीडियो में पढ़ा ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। अभी आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, और इसी के साथ जो दूसरे टॉपिक्स दिए हुए हैं बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम को आप पढ़ेंगे। और एक एक करके सभी आगे की वीडियोस में मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो वो आप चैट बॉक्स में लिख के कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको जो मैंने समझाया है वो समझ में आया हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।